अमेरिका के पास दुनिया की सबसे पावरफुल नेवी है। वो ऐसे शिप्स बनाता है जो फ्लोटिंग सिटीज की तरह होते हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में एयर सुपीरियोरिटी स्टेब्लिश कर सकते हैं। ओपन ओशियन में इन बिलियन डॉलर एसेट्स के पास काफी बड़ा बफर जोन होता है, लेकिन जैसे ही इन्हें लैंड के पास ले जाया जाता है तो पूरा कैलकुलेशन बदल जाता है। पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई का लगभग 1/5 एक ही बोटलनेक से गुजरता है और वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हाल ही में यूएस ने क्लेम किया कि उसने ईरान की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को खत्म कर दिया है। फिर भी इतना बड़ा शो ऑफ फोर्स होने के बावजूद यूएस प्रेसिडेंट ओपनली चाइना, फ्रांस और यूके जैसे देशों से इस वाटरवे को सिक्योर करने के लिए हेल्प मांग रहा है। अब सवाल यह है कि अगर यूएस एक ग्लोबल सुपर पावर है और यह पैसेज ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इतना क्रिटिकल है तो परमिशन क्यों मांगी जा रही है? सीधे मिलिट्री भेजकर फोर्स से इस स्ट्रेट को कंट्रोल क्यों नहीं लिया जाता? इसका जवाब समझने के लिए हमें एक सिनेरियो रन करना पड़ेगा। आइए एक पेंटागन स्टाइल वॉर गेम इमेजिन करते हैं। इस युद्ध के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। ऑप्शन 1 नेवल सुप्रीमेसी, ऑप्शन 2 ग्राउंड इन्वेजन और ऑप्शन 3 ग्लोबल कोएलिशन। इस सिमुलेशन की विन कंडीशन बहुत क्लियर है। यूएस फोर्सेस को सिर्फ ईरान की मिलिट्री को डिफीट नहीं करना है, बल्कि इस वाटरवे को सेफ, सिक्योर और कंटिन्यूसली कमर्शियल शिपिंग के लिए ओपन रखना है। अगर मिलिट्री जीत भी जाए लेकिन ट्रेड रुक जाए तो यह एक कैटास्ट्रोफिक लॉस होगा और इस जीत का कोई मतलब नहीं रहेगा। फेज 1 हमारा प्लान ए है नेवल सुप्रीमेसी। यूएस अपने सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर्स, फ्रिगेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर को सीधे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिप्लॉय करता है ताकि नेवल डोमिनेंस स्टेब्लिश की जा सके। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या है जियोग्राफी। यह स्ट्रेट अपने सबसे नैरो पॉइंट पर सिर्फ 33 किलोमीटर वाइड है। बड़े शिप्स को टाइट लेंस में नेविगेट करना पड़ता है, वो भी हॉस्टाइल कोस्ट लाइन के बहुत करीब। ईरान को यह एडवांटेज पता है, उसने अपने कोस्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल्स डिप्लॉय कर रखी है। डिस्टेंस इतना कम है कि मिसाइल्स ऑलमोस्ट पॉइंट ब्लैंक रेंज पर हिट करती है। यूएस वॉरशिप को रिएक्ट करने के लिए जरूरी टाइम ही नहीं मिलता। फिर आता है दूसरा काउंटर, स्वॉर्म टैक्टिक्स। छोटी और फास्ट बोट्स एक साथ अटैक करती है। 50 बोट्स मिलकर एक बड़े डिस्ट्रॉयर को फिजिकली ओवरवेल्म और मेंटली एग्जॉस्ट कर सकती है। और अंत में वाटर माइंस, पानी में हिडन एक्सप्लोसिव ट्रैप्स बिछा दिए जाते हैं। इवन अगर यूएस नेवी मिसाइल इंटरसेप्ट कर ले और स्वॉर्म को क्लियर कर दे, फिर भी पानी अनसेफ बना रहता है। सिविलियन शिप लड़ाई के लिए भी बने नहीं होते हैं। एक माइन से टकराने का डर ही उन्हें वहां जाने से रोक सकता है। तो प्लान ए इस तरह हमारा फेल हो जाता है। फिर आता है फेज 2। प्लान बी है ग्राउंड इन्वेजन। अगर वोटर एक ट्रैप है तो यूएस को ईरान में ट्रूप्स भेजने होंगे ताकि कोस्टल खतरे को डिस्ट्रॉय किया जा सके और इलाके को सिक्योर किया जा सके। लेकिन यहां एक हिस्टोरिकल एग्जांपल सामने आता है और वो है वियतनाम वॉर। 1968 में उत्तरी वियतनामी सेनाओं ने टेट ऑफेंसिव शुरू किया था, जो पूरी दक्षिणी वियतनाम में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक हमला था। नॉर्थ वियतनाम टेक्टिकल लेवल पर हार गया था, लेकिन स्ट्रेटेजिक लेवल पर जीत गया था। उन्होंने समझ लिया कि वॉर जीतना जरूरी नहीं है, बस इतना डैमेज करना है कि यूएस पब्लिक का पॉलिटिकल विल टूट जाए। ईरान भी ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकता है। उसका गोल बैटलफील्ड में यूएस आर्मी को हराना नहीं होगा, बल्कि जल्दी से ज्यादा कैजुअलिटीज क्रिएट करना होगा ताकि डोमेस्टिक आउटरीच बढ़े और पॉलिटिकल सपोर्ट कोलैप्स हो जाए। इसके अलावा इतने बड़े ग्राउंड वार के लिए कांग्रेस अप्रूवल जरूरी होता है। लो अप्रूवल रेटिंग के साथ लॉ मेकर्स को भी बाईपास करना लगभग इम्पॉसिबल होता है। तो इस तरह हमारा प्लान बी भी फेल हो जाता है। फिर आता है फेज 3। प्लान सी है ग्लोबल कोएलिशन। अब यूएस आमने सामने की लड़ाई छोड़कर वैश्विक गठबंधन बनाने की कोशिश करता है, लेकिन यहां एक लीगल प्रॉब्लम सामने आती है। यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अनुसार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की संप्रभुता ईरान और ओमान के पास है। इसे ओवरराइड करने के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अप्रूवल चाहिए। मतलब रशिया और चाइना जैसे कंट्रीज की कंसेंट भी जरूरी है। चाइना ईरान से लार्ज अमाउंट में ऑयल खरीदता है और उसके टैंकर्स इस रूट से आसानी से गुजर जाते हैं। तो चाइना के पास यूएस की मदद करने का कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है। तो फिर इस तरह हमारा प्लान सी भी फेल हो जाता है। अब आते हैं फाइनल कंक्लूजन पर। चाहे नेवल स्ट्रेटेजी हो या ग्राउंड इन्वेजन हो या डिप्लोमेटिक अप्रोच, तीनों ऑप्शन यूएस के लिए स्ट्रेटेजिक फेलियर में खत्म होते हैं। जियोपॉलिटिकल पावर सिर्फ लार्ज मिलिट्री बजट होने से डिफाइन नहीं होती।
रियल पावर ये समझने में है कि आपकी मिलिट्री ग्राउंड रियलिटी में क्या अचीव कर सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक अल्टीमेट चेकमेट है। सिर्फ 33 किलोमीटर का ये नैरो वाटर पैसेज दुनिया की सबसे पावरफुल सुपर पावर को भी रोक सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।